मृत्युंजय जी, इसके उलट जो बड़ी अफसोसनाक बात है ये कि एक तो आपने कहा कि इस तरह से वो डॉक्टर बनी और उसके लिए क्या कुछ समझौते उसमें किए गए, लेकिन दूसरी तरफ यही जब अपहरण का दौर था तो हमने देखा कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान थे वहाँ से जो बच्चे होते थे उनको अगवा कर लिया जाता था और उसके बदले कोचिंग इंस्टीट्यूट से पैसे मांगे जाते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अपहरण जब शुरू हुआ बिहार में, आप देखेंगे हाँ। तो सबसे पहले जो टारगेट्स थे अपहरण के वो थे बड़े किसान। ओके। तो कहा गया कि जो बड़े किसान हैं उनके पास पैसे हैं तो किसानों का अपहरण किया जाए और उनसे फिरौती मांगी जाए। लेकिन जो बड़े किसान होते थे थोड़े बाहुबली भी होते थे, तो उनको अपहरण करना, पैसे मांगना, ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो फिर सेकंड लेवल पे जो टारगेट ग्रुप आया वो कहा गया कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन, इनको पकड़ो। ये बाहुबली नहीं होंगे और पैसा तो इनके पास भी है। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का आप देखेंगे एक धड़ल्ले से अपहरण हुआ बिहार में। सबसे फेमस डॉक्टर्स जो बिहार के थे और पटना के, एक एक करके अपहरण हुआ उनका। उसके बाद फिर कहा गया, क्योंकि धीरे धीरे ये इंडस्ट्री बढ़ने लगी। अब होता क्या है कि किसी को दिख रहा है कि अरे महीने में 10 लाख रुपए कमा लिया इसने, तो स्कॉर्पियो खरीद ली। तो इधर उधर से पता किया कैसे खरीदा, तो कहा अपहरण से खरीदा। तो दूसरे ने कहा कि हम लोग भी गिरोह बनाओ यार। तो धीरे धीरे इतने गिरोह बन गए बिहार में और एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई जिसमें वो पार्ट्स बन गए कि अच्छा ये तो आसामी उठाने वाला है गिरोह है, अच्छा ये ट्रांसपोर्टेशन वाला गिरोह है, अरे तो ये ट्रांसफर करेगा दूसरे स्टेट में, ये नेपाल ले जाने वाला गिरोह है, तो नेपाल का वो पार्टी है नेपाल में वहां रखेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा, तो ये पैसा का हवाला वाला गिरोह, ये पैसा इधर से उधर करेगा। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, ग्रुप्स पूरे, उसका चैनल बन गया। जैसे इंडस्ट्री होती है ना कि यहाँ खेत में उग रहा है, यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ कस्टमर है, यहाँ दुकान है, वैसे। और हर एक व्यक्ति जो जिसको इजी मनी चाहिए था वो अपहरण के उद्योग में घुस गया और इसीलिए वो पूरा सेगमेंट बढ़ने लगा। बिजनेसमैन और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स कितने आएंगे पूरे बिहार में? बिल्कुल। जो थोड़ा सा देखिए कोई अपहरण कर ले। तो फिर आया कि अब किसको अपहरण किया जाए, तो कहा गया बच्चों का अपहरण करो। बच्चों का अपहरण करना एक तो आसान है, वो रेजिस्टेंस भी आपको नहीं मिलेगा, और दूसरा बच्चों के लिए कोई भी माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। सही बात। आप कितना भी पैसा दे देंगे अपने बच्चे के लिए, कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। तो बच्चों का अपहरण इस स्तर पे होने लगा। और जो 32,000 नंबर्स मैंने बुक में कोट किए हैं 92 से 2004 में, 2000 के बाद अब 2000 से 2005 के बीच देखेंगे, पर्सनली आई नो इतने सारे फैमिलीज जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, सिर्फ इसलिए कि यहां पे रहोगे तो बहुत ज्यादा डर है अपहरण का। और बिहार में भी आप देखेंगे ज्यादातर बच्चों को रांची भेज दिया जाता था। साउथ बिहार थोड़ा सा शांत था उस केस में, तो अगर वहां पे कोई भी और रिलेटिव्स है तो रांची में बच्चे पढ़ने आ जाते थे या बोकारो में पढ़ने आ जाते थे, उधर नहीं रहने देते थे। इनफैक्ट 2004 के इलेक्शन कैंपेन में आप देखेंगे तो वाजपेयी जी का बहुत फेमस वो स्टेटमेंट हुआ। वाजपेयी जी वहां पे जब भाषण देने गए और उसी समय 2 बच्चों का अपहरण हुआ था, किसले और दीपक। हाँ। स्कूल जाने वाले बच्चे थे और उसमें पूरा बच्चों ने सड़कों पे निकलकर पूरी रैलियां की थी और राष्ट्रपति तक गुहार लगाई थी कि हम लोगों को मतलब कम से कम स्कूल जाने दो, पढ़ने दो। और वाजपेयी जी ने उसमें वो स्टेटमेंट दिया था कि कहाँ है मेरे किसले और दीपक, कोई मेरे किसले दीपक को मुझे लौटा दे। एंड कोर्ट का इसमें दिस वाज द स्टेटमेंट, हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है ये, कि क्या बिहार में जन्म लेना एक पाप है? क्या बिहार के बच्चे स्कूल जाकर पढ़ भी नहीं सकते हैं? एक ऐसा स्टेट है। दिस वाज द स्टेटमेंट। नहीं, मैं थोड़ा हैरान इसलिए भी हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं राजनीति का चरित्र क्या है। राजनेताओं को पैसे चाहिए, उस तरह के अपराध होते भी हैं, लेकिन सवाल है कि उसकी सीमा क्या। अगर आप कोई भी आदमी स्टेट का मुख्यमंत्री और वो देख रहा है कि लगातार बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, 32,000 किडनैपिंग 12 साल का मतलब है, अगर मेरा मोटा मोटा गणित ठीक है तो तकरीबन 3,000 के आसपास हर साल किडनैपिंग हो रहे हैं, और उसको अगर हम दिन में डिवाइड करें तो 5 से 6 लोग हर रोज किडनैप हो रहे हैं। बिल्कुल। एंड माइंड इट, दिस इज अ ऑफिशियल फिगर। हाँ, कितनी किडनैपिंग्स ऐसे हुए होंगे जिसमें लोग बोलते ही नहीं है, जो पुलिस तक नहीं पहुंची होगी। मैं सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स बोल रहा हूं। तो कोई ऐसा शहर, छोटा टाउन नहीं होगा बिहार में जहां किसी दिन किडनैपिंग नहीं हुई। तो ये बताइए मृत्युंजय जी, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त मीडिया का क्या रोल था? हालांकि मैं समझ सकता हूँ जब पुलिस की कोई हैसियत नहीं है कुछ एक्शन लेने की, तो बेचारे पत्रकार वहाँ क्या ही बोलेंगे, उनको भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन फिर भी जो मीडिया का रोल था वो क्या था? क्या ज़्यादातर मीडिया यूं कहीं कि सरेंडर कर दिया था उसने, या दबाव में था? क्या रोल था? क्या रिपोर्ट कर रहे थे वो लोग? बहुत सारे इंसिडेंट्स जो जब थोड़े ज्यादा पॉपुलराइज हो जाते थे, ज्यादा चर्चा में आ जाते थे, वो मीडिया में बाहर आने लगे। लेकिन जहां भी छोटी घटनाएं होती थी जो लोकलाइज्ड है, आपने जैसा सही कहा कि मीडिया में भी लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग हैं, उनको भी अपनी जान की फिक्र है, अपनी सुरक्षा की फिक्र है।
तो वो हिम्मत नहीं होती थी उनको उठाने की। कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेज हैं, नवभारत टाइम्स के ऑफिस है, इनफैक्ट आलोक मेहता जी कुछ दिन पहले मिले थे मुझे, जो पद्मश्री हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 90 के दशक में उनके ऑफिस पर पटना में तोड़फोड़ कर दी गई थी जब चारा घोटाला उन्होंने उजागर करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिसके ऊपर हमलों की आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी 90 के दशक में बिहार में। तो मीडिया ने जो ऑलरेडी चर्चित हो गया उसे उठाना शुरू किया, जो थोड़े पॉपुलर नेशनल मीडिया चैनल्स थे जिनकी थोड़ी हिम्मत हो सकती थी दिल्ली से लिखने की, उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन फिर भी जो लोकलाइज्ड क्राइम्स थे, वहां के क्राइम्स, जैसे आप अभी कुछ दिनों पहले इनफैक्ट लालू जी के जो साले साहब हैं, उन्हीं साधु और सुभाष यादव ने कुछ दिन पहले अभी कहा कि जितनी भी किडनैपिंग्स होती थी उसकी फाइनल डीलिंग सीएम हाउस में होती थी। अब दोनों में आपस में मनमुटाव है, लेकिन अब वही कह रहे हैं, उनके खुद के साले जो सीएम हाउस में रहते थे और राबड़ी देवी जब चीफ मिनिस्टर थी तो सरकार चलाते थे, और वो कह रहे हैं कि सारी डीलिंग्स, और इनफैक्ट मैं एक कार्यक्रम में था और वहां पे राम बहादुर राय जी थे, उनसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रकार तो शायद ही कोई हमारे देश में हो। बिल्कुल। और उन्होंने पर्सनल इंसिडेंट रिकाउंट किया, जेएनयू में हम लोग एक परिचर्चा में थे ऐसे ही। उन्होंने कहा कि उनके एक परिचित के रिश्तेदार का अपहरण हो जाता है और उन लोगों को पता होता है कि मैं लालू जी से क्लोज हूं, क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवॉल्यूशन आंदोलन चल रहा था दोनों साथ में जेल में गए थे, तो क्या उनको पता था कि हम लोग साथ में हैं। तो उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि एक बार लालू जी से चल के थोड़ा मिला जाए, और मैं गया उनके साथ और लालू जी से मिला, और मैंने लालू जी को बताया कि हमारे मतलब जान पहचान वाले इनके रिश्तेदार का अपहरण हो गया है। और लालू जी ने हमसे बस जनरली इधर उधर की बात की कि आप दिल्ली में कब रहेंगे, ये वो। और मैं एक तरह से इशारे में समझ गया था कि वो क्यों पूछ रहे हैं मेरे से दिल्ली में रहेंगे। और मैंने जो भी कहा कि 3 दिन बाद मैं दिल्ली में रहूंगा, और 3 दिन बाद मुझे दिल्ली में वो खबर मिली कि वो जो भी अपहरित हुआ था व्यक्ति वो छूट गया। इतना क्लियर कनेक्शन था। और ऐसे न्यूमरस इंसिडेंट्स हैं जिनके तार आपको जुड़ते दिखेंगे, या तो सीएम हाउस से, या उनके जो भी मंत्री थे, मंत्री के रिश्तेदार, बेटे, भतीजे। कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें उनके मिनिस्टर्स के रिलेटिव्स अरेस्ट हुए अपहरण में, अरेस्ट हुए। मृत्युंजय जी, यहाँ पर जो एक और केस था उसका जिक्र करूंगा, फिर मैं चर्चा को अंत में लेके जाऊंगा। वो था शायद मिस बिहार थी कोई, उनके साथ भी कोई बहुत ही घिनौना हादसा हुआ और उसमें भी हाई प्रोफाइल लोग थे। वो क्या केस था? इनफैक्ट जो मुझे नोटिस आया है साधु यादव के द्वारा, उसमें इस केस का भी जिक्र है। ठीक है। इस केस पे बहुत ज्यादा बात की है मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में। शिल्पी जैन उनका नाम था। शिल्पी जैन मिस पटना थी। पटना के एक बहुत बड़े कपड़ा व्यवसायी थे उज्जवल कुमार जैन, उनकी बेटी। और कहा जाता है कि शिल्पी जैन का एक बॉयफ्रेंड था गौतम। गौतम एक लंदन बेस्ड डॉक्टर के बेटे थे। राजनीति में रुचि थी उनकी, तो वो वापस पटना लौट के आते हैं। आरजेडी के युवा विंग में वो पदाधिकारी थे। साधु यादव के एक तरह से वो प्रोटेजी थे, साथ में ही रहना होना होता था साधु यादव के साथ, और राजद के कार्यकर्ता थे। और कहा जाता है कि शिल्पी के बीच और गौतम के बीच रिलेशनशिप था, दोनों रिलेशनशिप में थे। घटना ये होती है, और इसमें भी घटना को जिक्र करते हुए बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें वो पूरे घटनाक्रम को बताते हैं। उसमें कहते हैं कि शिल्पी एक दिन अपने कॉलेज जा रही होती थी, और जब वो कॉलेज जा रही होती थी तो एक गाड़ी आती है उनके पास जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं जो गौतम के दोस्त होते हैं, और शिल्पी उनको जानती है पहले से। तो वो बोलते हैं कि शिल्पी कहाँ जा रही हो? गौतम, तो तुम्हें एक गेस्ट हाउस है पटना के बाहर फुलवरिया में, वहाँ पे गेस्ट हाउस पे गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो चलो वहाँ तुम्हें ले चलते हैं। तो शिल्पी उसके साथ बैठ जाती है और वो शिल्पी को गेस्ट हाउस ले जाते हैं। गौतम को ये बात पता चलती है पीछे से कि ये लोग शिल्पी को वहाँ ले गए, और गौतम को पता होता है कि उस गेस्ट हाउस में क्या होता है, उसका इतिहास उन्हें अच्छे से पता होता है, तो समझ में आ जाता है। तो गौतम भी भागते हुए वहाँ पे जाते हैं, और गौतम को दिखता है वहाँ पे कि ये लोग शिल्पी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। गौतम उसका विरोध करते हैं। फिर ये लोग शिल्पी के साथ मल्टीपल लोग रेप करते हैं, गौतम के साथ मारपीट करते हैं, फिर उसे जान से मार देते हैं। दोनों की लाश एक गाड़ी में डाली जाती है, अर्धनग्न लाश, और फिर उस गाड़ी को लॉक कर दिया जाता है 12 फ्रेजर रोड पटना में के बगल में एक गैराज है उसमें। कोई कॉल करता है पुलिस को और बताता है कि एक गाड़ी है 12 फ्रेजर रोड पटना के बगल वाले गैराज में, उसमें शायद बॉडी वॉडी है, देख लीजिए पुलिस को। पुलिस वहां जाती है और गैराज अंदर से लॉक होता है। इसका मतलब जिसने फोन किया था उसको पहले से पता था। जब पुलिस उसे खोलती है तो गाड़ी से 2 लाशें अर्धनग्न मिलती है, शिल्पी और गौतम की। और ये जो 12 फ्रेजर रोड क्वार्टर होता है, ये होता है साधु यादव का।
पुलिस को जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है, साधु यादव के समर्थक पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं, वो हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। और पुलिस जिस गाड़ी को शायद वो थोड़ा फॉरेंसिकली उसको सिक्योर करना चाहिए था, उसको ड्राइव करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो होंगे वो खत्म हो गए। और आनंद फानन में पुलिस क्या कहती है, इसको बोल देती है सुसाइड है। ये किस साल की बात है? 2001। 2001। सीएम उस वक्त राबड़ी देवी जी। तो आनंद फानन में पुलिस इसको सुसाइड कर देती है डिक्लेयर। लेकिन फिर चूंकि ये पब्लिक हो चुका होता है केस, बहुत ज़्यादा हल्ला होता है इस पर कि अरे ऐसे कैसे क्या सुसाइड होता है, तो पुलिस फिर कहती है कि नहीं ये पॉइजनिंग का मामला है। फिर उसको पॉइजनिंग बता देती है कि वो गाड़ी में बंद थे, ये वो तो पॉइजनिंग हो गया। लेकिन फिर इस पर बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, फिर कोर्ट इसको सीबीआई को सौंप देती है इस मामले को। तो सीबीआई फिर इसको परस्यू करने लगती है। सीबीआई शिल्पी के सैंपल्स को, डीएनए सैंपल्स को भेजती है लैबोरेटरी हैदराबाद में, और वहीं से पता चल के आता है कि मल्टीपल लोगों ने उसके साथ रेप किया था। और फिर सीबीआई कहती है कि हमें डीएनए सैंपल्स चाहिए होंगे ये असर्टेन करने के लिए कि इन लोगों ने रेप किया है। और जो सबसे प्राइम सस्पेक्ट हमें दिख रहे हैं, जिसका घर है उसके बगल में गराज है, तो सबसे पहले तो उसी से मांगे। तो साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा जाता है, और इसी पॉइंट पे साधु यादव इनकार कर देते हैं अपना डीएनए सैंपल देने से। किया जा सकता कानूनन, नहीं किया जा सकता? आई डोंट नो। सो इस पे मुझे भी डाउट है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन शायद पता नहीं, लॉस देखना पड़ेगा हमें। हो सकता है पर्सनल प्राइवेसी या जो भी के लिए, अनलेस देयर इज अ क्रेडिबल एविडेंस या कुछ होता होगा कि आप डीएनए सैंपल कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वॉट एवर बी द प्रोसीजर। उन्होंने इनकार कर दिया और सीबीआई ने फिर इसको केस को क्लोज कर दिया। जो शिल्पी के भाई थे प्रशांत जैन, वो इस केस को परस्यू करते रहते हैं, राइट। और कुछ वर्षों बाद प्रशांत जैन का अपहरण कर लिया जाता है, और 10 दिनों तक प्रशांत जैन को अपहरण में रखा जाता है। और बहुत ज़्यादा जब मीडिया में हल्ला हो जाता है तो पुलिस फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और उनको छुड़ा के लेके आती है। और एक प्रकार से सिंपल ये कहा जाता है कि प्रशांत जैन ने उसके बाद केस परस्यू करना छोड़ दिया। कहा जाता है कि प्रशांत जैन को सिग्नलिंग दे दिया गया कि भाई तुम इसे आगे परस्यू नहीं करोगे, एंड द केस रिमेन्स क्लोज्ड एज एवर। क्लोज हो गया उसके बाद। Yes. तो क्या नतीजा पहुंचा? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट उसकी दाखिल की, ये कह के कि पॉइजनिंग का कुछ का केस था। लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले जब मेडिकल करवाया था तो उसमें तो रेप्स कहे थे। सो आई डोंट नो क्लोजर रिपोर्ट में उन्होंने क्या दाखिल किया, शायद उनको कोई कन्विक्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी विदाउट एनी कन्विक्टेड पीपल। बिल्कुल। अब मृत्युंजय जी, चर्चा के मैं अगले हिस्से में जाता हूँ कि जब सब हुआ और फिर जब 2004 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो नीतीश जो हैं वो सीएम बने, 5 में बने। तो आज तकरीबन 20 साल हो गए, तकरीबन इस दौरान वही रहे हैं, है ना। तो जब नीतीश सीएम बने तो एक बड़ी उम्मीद लोगों की थी कि चीज़ें यहाँ से बदलेंगी। और शुरुआती दौर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जब वो सीएम बने थे तो एक वक्त बिहार की और गुजरात की तुलना की जाती थी कि देखिए बिहार कितना ग्रो कर रहा है, इसकी जीडीपी कहाँ पर है। लेकिन फिर हमने देखा कि उसने अपनी इंटेंसिटी जो है खो दी उस ग्रोथ रेट ने। और आज अगर मैं कल इसी पॉडकास्ट से पहले जब मैं यूं ही कुछ रिसर्च कर रहा था तो देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो पैरामीटर हैं विकास के, बहुत सारी चीज़ों के, उसमें बिहार अभी भी बहुत निचले राज्यों में। अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो बिहार शायद सबसे निचले राज्यों में है। प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें भी अगर बाकी राज्यों में 3 से 5 लाख है तो बिहार में 68,000 है। सीबीएसई रिजल्ट की बात करें तो बिहार अभी भी उसमें देश में 10th में उसका 27वां रैंक है, 12th में उसका 35वां रैंक है। कानून व्यवस्था है तो यूपी से भी उसकी स्थिति बुरी है। और जो एक एसडीजी स्कोर होता है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ग्रोथ का, वो भी 14.2 है, जो कि बाकी राज्यों में 66 से 80 तक है। तो मेरा सवाल ये, इतना मैंने डिटेल में लंबा सवाल इसलिए पूछा कि इन 20 सालों के बाद भी अगर हम देखें तो भले ही उस तरह का जंगल राज ना हो, कथित तौर पर वैसी गुंडागर्दी ना हो, है ना, लोग उतने इनसिक्योर फील ना करें, लेकिन विकास के पैमानों पर तो चीज़ें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता जिसे हम ब्राइट कह सकते हैं। तो फिर चीज़ें बदली क्यों नहीं? किसी भी स्टेट को जनरली हमें क्या लगता है कि सरकार कोई आ जाएगी तो मेरा राज्य 5 साल में बदल जाएगा। किसी भी स्टेट को एक ऐसे स्तर से बदलने के लिए जो निम्नतम हो, अगर आप उसको एक डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत कंसिस्टेंट डेवलपमेंट आपको चाहिए। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कम से कम 20-30 साल। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे चाइना। आज हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना यार क्या इकोनॉमी है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सच अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। चाइना आज यहाँ तक कैसे पहुंचा? चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कब शुरुआत हुई? 1978 में। 78 में दे रियलाइज दैट वी हैव टू बी वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब,
और अगले 30 वर्षों तक वो लगातार 10% से ग्रो करता रहा, तब जाकर चाइना वहां तक पहुंचा। लेकिन इसी में माकी, जब मैं चाइना का जिक्र किया, इसी में मैं कर दूं कि 2008 में चाइना के पास सिंगल हाई स्पीड नेट ट्रेन नहीं थी, लेकिन 2023 में चाइना का अकेले का हाई स्पीड नेटवर्क पूरी दुनिया में जितनी हाई स्पीड ट्रेन है उससे बड़ा है। तो 15 साल में अगर कोई ये देश कर सकता है तो इससे तो हम ज़्यादा सहमत नहीं हो सकते कि 20 साल का वक्त कोई कम नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 2005 में हम जिस लेवल पे थे, पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो देश के 1/3 थे। अगर आप रोड्स देखेंगे तो नॉन एग्जिस्टिंग थे, बिजली ज़्यादातर गाँव में नहीं थी, पानी के सप्लाई की आप बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की हमने काफ़ी बात की। 2005 से 10 तक में ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम हुआ। तो जो मूलभूत सुविधाएं थी, मुझे लगता है वो 2005 से 10 तक में बहुत अच्छे से आई। ठीक है। 2010 के बाद क्या होना चाहिए था? 2010 के बाद एक बार जब रोड्स आ गए, जब बिजली आ गई, जब लॉ एंड ऑर्डर एक बेसिक स्तर पे पहुंच गया, तो फिर हमें बात करनी चाहिए थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो फिर हमें बात करनी चाहिए थी कि ये जो इतना ज्यादा पलायन होता है यहाँ से, इसको कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि स्कूल उस समय तक लोग जाने लगे थे, बहुत अच्छी स्कीम्स आई थी, जैसे जितनी भी बच्चियां लड़कियां स्कूल जाती थी उनके लिए साइकिल की एक योजना लाई गई, बहुत ज्यादा जो पॉपुलर हुई। एंड स्टडीज हैव शोन दैट उसके कारण लड़कियों का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बढ़ा, फिर उनके शादी की एज बढ़ी, फर्टिलिटी कम हुई, ऑल दैट। तो वो सारी चीजें हो चुकी थी। तो स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी पे फिर बात होनी चाहिए थी। हेल्थ सेंटर्स खुलने लगे थे, तो हमें हेल्थ की क्वालिटी की बात करनी चाहिए थी। विच आई वुड अग्री टू यू कि जो सेकेंड लेवल का ट्रांजिशन होना चाहिए था, जॉब्स की, ग्रोथ की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वहां पे वी मिस्ड। एंड आज भी मुझे लगता है, बिकॉज आपने जितने पैरामीटर्स में बात किया, बिना देखे बोल सकते हैं कि ज्यादातर पैरामीटर्स में बिहार आपको लास्ट स्टेट शायद इंडिया में मिलेगा। शायद ही कोई पैरामीटर होगा जिसमें सेकंड लास्ट होगा। एंड दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आई एग्री, दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बट मैं फिर से एक चीज और कह रहा हूं कि नो गवर्नमेंट कैन कम एंड सॉल्व इट इन 5 years। आज से भी अगर किसी को चेंज करना है, आज से मैं बोल रहा हूं, इट विल लीड एटलीस्ट 30 years। 30 years ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑन द सेम पाथ, एक डायरेक्शन में, तब जाके ये डेवलप्ड स्टेट्स के साथ कंपीट कर पाएगा। उसके पहले कोई चांस ही नहीं है। मुझे लगता है कि 2005 से 10 भी नहीं, मैं 13 थोड़ा सा सोचता हूं। 2013 के बाद जो फ्लिप फ्लॉप्स हुए नीतीश जी के, मुझे लगता है वहां से थोड़ा डायरेक्शन वी हैव लॉस्ट। वहां से जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो उसने प्राइमेसी ले ली, वो ग्रोथ स्टोरी के बजाय। आप देखेंगे जो 2005 से 10 के बीच या 11-12 तक भी जो कॉन्वर्सेशंस बिहार के बारे में होने लगी थी, वो वहां पे बिजनेस कॉन्क्लेव्स हो रहे थे। पहली बार बिहार में बिजनेस समिट्स हुए थे। और जो बिजनेसेस भी होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं देखने के लिए कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, फिर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा। दे वांट टू प्ले सेफ। तो वो ना पहले 10 साल वेट करेगी, देखेगी, दूसरे को इन्वेस्ट करने देगी, फिर वो बोलेगी अच्छा वो लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, टाटाज ने भी इन्वेस्ट किया, तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। यूपी में आप देखिए, अभी पिछले 7-8 सालों से इतना चेंज आया लॉ एंड ऑर्डर, फिर भी इन्वेस्टमेंट्स आप देखेंगे तो अभी भी शायद उतने एक्सपेक्टेड लेवल पे ना हो। अभी और 5 साल अगर ये कंसिस्टेंट लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, फिर देखिएगा आप इन्वेस्टमेंट वहां बहुत अच्छी आएगी। सो बिहार में द प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड, व्हाट आई थिंक इज, वो जो 5-7 साल का ग्रोथ मोमेंटम हम लोग, और एक जो डायरेक्शनल मोमेंटम, वो 13 के बाद जो फिर से आरजेडी आई, फिर से बीजेपी आई, फिर से आरजेडी आई, फिर से बीजेपी आई, देयर वी लॉस्ट इट। और अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने देखा, सभी ने, पूरे देश ने देखा, सीसीटीवी फुटेज जब आए अस्पताल के, जहां पर 5 अपराधी हैं, वो आईसीयू में, एक अगेन वो क्रिमिनल ही था, हालांकि बेल पे था, लेकिन उसको जाके गोली मार देते हैं। इसी साल, मैं गलत नहीं, 2 से 3 बड़े डॉक्टर हैं जिनकी हत्याएं हुई, उनकी एक आंखें तक फोड़ दी गई हैं। कि आज हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो वो फेथ इंडस्ट्री को फिर आएगा कहाँ से? बिल्कुल, आई एग्री टू यू। मैं अग्री करता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट कभी भी ये कह के लॉ एंड ऑर्डर से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि पहले से बुरी स्थिति थी। हो सकता है वो फैक्ट हो, लेकिन मैं आपके लॉ एंड ऑर्डर, आज के लॉ एंड ऑर्डर को पिछले साल के लॉ एंड ऑर्डर से कंपेयर करूंगा। अगर पिछले साल अच्छी थी तो इस साल खराब क्यों हुई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। एंड आई एग्री कि जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर आप ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तक किसी प्रकार के प्रोफेशनल्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप स्टेट में आने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे।